चलिए, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो है आपका 1930 वो देख लेते हैं और पूरा पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, वैसे क्वेश्चंस जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, और फिर देखेंगे लॉ बेस्ड यानी कि केस बेस्ड वाले क्वेश्चंस। तो सारे क्वेश्चन देखेंगे, पहले इजी क्वेश्चंस देखते हैं फिर वो क्वेश्चंस में जाएंगे, ठीक है। और अभी क्वेरी पे थोड़ा सा कम ध्यान दूंगा मैं आपका। ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है? जैसे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है। तो इसमें बायर और सेलर दोनों आते हैं, और दोनों एक पेमेंट का वहाँ पे प्राइस मतलब देगा और सामने वाला गुड्स देगा, यही है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। यहाँ पे क्या होता है, बायर आएगा, सेलर आएगा, ये जरूरी है, अपना गुड्स का ऑनरशिप लेगा या फिर ऑनरशिप रखेगा, जो भी है, और वो सब कुछ वही होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सिंपल वैसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें बायर और सेलर इंगेज होते हैं, जिसमें बायर जो है वो गुड्स को लेता है और सेलर जो है उसके बदले प्राइस लेता है, बात खत्म। इसेंशियल्स क्या क्या है जो ये कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? तो देखिए, सबसे पहली चीज़ कि दो पार्टी होनी बहुत जरूरी है। अब बिना पार्टी के परचेज और सेल तो होगा नहीं, तो ठीक है, दो पार्टी होनी चाहिए। और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स, प्रॉपर्टी मतलब ऑनरशिप, जो ऑनरशिप है वो जो है वो ट्रांसफर होनी ही चाहिए। अब मान लीजिए कि मैंने किसी को सामान दे दिया तो क्या परचेज से हो गया? नहीं, ऑनरशिप जाना बहुत जरूरी है। और क्या होनी चाहिए? सब्जेक्ट मैटर, किस चीज़ का होने वाला है, ठीक है, मतलब किस काइंड में होगा, मूवेबल होगा या अभी नहीं होगा या बाद में होगा। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स मस्ट टेक प्लेस फ्रॉम द सेलर टू द बायर, यानी कि सेलर से बायर तक जाना चाहिए, बिल्कुल एब्सोल्यूट होनी चाहिए। और क्या है, ऑल द इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी प्रेजेंट, कि जितने भी जरूरतें वो सारी चीज़ प्रेजेंट होनी चाहिए। अब आगे देखिए कि व्हाट आर द रूल्स फॉर द असर्टमेंट ऑफ प्राइस, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है कि क्या क्या रूल्स है प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए। अब देखिए, अगर कॉन्ट्रैक्ट से फिक्स कर लिए हैं तो कोई बात नहीं है, वही प्राइस रहेगा। या फिर अगर लेटर वो लोग डिसाइड किए कि बाद में हम फिक्स करेंगे, तो वैसे टाइम पे वो लोग आकर फिक्स कर लेंगे। या फिर कोई एक रीजनेबल प्राइस जैसा वो चाहे वैसा वो फिक्स कर सकते हैं। तो ये सब कुछ है पार्टी प्राइस फिक्स करने के लिए। ये फिक्स कैसे करेगी? जब बायर और सेलर दोनों एग्री करेंगे। थर्ड पार्टी से भी फिक्स किया जा सकता है, लेकिन वो वैल्यूएशन के टाइम पे जो क्या था कि थर्ड पार्टी जो है वो प्रिवेंट हो जाता है अगर उसने वैल्यूएशन किया है तो कोई भी डैमेजेस के बाद। अब देखिए, गुड्स किसे कहते हैं, इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए पूछ सकते हैं, हालांकि ये उतना पूछता नहीं, लेकिन सिंपल पहले मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसके बाद केस स्टडी। तो सिंपल क्वेश्चन जल्दी जल्दी देख ले रहा हूँ, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स आपको बता रहा है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स आप पढ़ लिए होंगे। एग्जिस्टिंग गुड्स वैसे गुड्स होते हैं जो कि एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं। रुक जाइए एक सेकंड, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। और क्या है, और आपका होता है स्पेसिफिक गुड, वैसे गुड्स जिसको आइडेंटिफाई कर दिया जा चुका है कि हाँ इस पे जो हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो हो गया स्पेसिफिक गुड्स। फिर असर्टेन गुड्स जिस पे जो है कॉन्ट्रैक्ट बनना है और चुन कर उसको अलग रख दिया जाता है। अनसर्टेन गुड्स जिसको भी सिलेक्ट नहीं किया गया है वो अनसर्टेन गुड्स होता है। फ्यूचर गुड्स वैसे गुड्स जो कि अभी प्रोड्यूस नहीं है, फ्यूचर में प्रोड्यूस होंगे। कंटीजेंट गुड्स जो एक आने वाले इवेंट पे प्रोड्यूस होंगे, उसे कंटीजेंट गुड्स कहते हैं। और अब बात करें डिलीवरी। डिलीवरी का क्या है कि पजेशन का ट्रांसफर, मतलब किसी भी गुड्स के पजेशन को जब आप एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक भेज देते हैं तो उसे डिलीवरी कहते हैं। और बहुत सारे इसके मोड्स भी हैं। तो मोड्स क्या क्या है? एक्चुअल डिलीवरी, सामान लिए और आपको दे दिया और आप लेकर चले गए घर, ये हो गया एक्चुअल डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी मतलब कि डिलीवरी, सामान तो मैं आपको बेच चुका हूँ लेकिन सामान आपके पास भी नहीं गया, अब गोडाउन में पड़ा हुआ है, तो वो क्या गया? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। सिंबॉलिक डिलीवरी वैसी डिलीवरी जिसमें कोई सिंबल दे दिया जाता है, एक टोकन दे दिया जाता है, और वो सामान मान लिया जाता है कि आपका। जैसे मैंने सामान, मैंने अपना घर बेचा तो मैं आपको चाबी दे दिया, ये क्या होगा? सिंबॉलिक डिलीवरी। आगे देखिए, सेल और एग्रीमेंट टू सेल में डिफरेंस बताइए। सेल में क्या होता है कि एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स भी हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, ट्रांसफर हो चुका है, ओनरशिप सब कुछ हो सकता है, बायर अब रीसेल करे, कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है कि अभी सेल नहीं है, ये जस्ट एक क्रिएशन ऑफ सेल है। और इसमें क्या होता है कि सामने वाला जो है अभी ओनरशिप उसको नहीं गया होता है। सेल और हायर परचेज, हायर परचेज में क्या है? परचेज किए और इंस्टॉलमेंट के जैसे पैसे पे करें। सेल में डायरेक्ट सेल, एक ही बार में सब कुछ मिल गया। बिलमेंट मतलब सामान को आपके पास बिल्ड किया गया है, आप उसको रखे हुए हैं, वो आपका है नहीं, आपको बिल किया गया है, तो ये हो जाता है बिलमेंट और सेल वाला। तो ये डिफरेंस पूछ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसको मैं समझिए कि स्किप ही कर रहा हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से केस बेस्ड क्वेश्चन आए, और ये सब भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। कंसिक्वेंसेज क्या होगा किस चीज़ का? डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। अगर where the goods have been destroyed after the agreement to sell but before the sale is affected, सेल नहीं हुआ है लेकिन एग्रीमेंट टू सेल हो गया है, मतलब एग्री कर लिए हम लोग कि हाँ ये सामान बिकेगा, लेकिन सामान जो है वो खत्म हो गया, डिस्ट्रक्ट हो गया, तब क्या होगा? तो देखिए, सेल तो हुआ नहीं था, तो ऑनरशिप किसके पास होगा? सेलर के पास। तो रिस्पॉन्सिबल कौन होनी चाहिए? सिंपली सेलर होनी चाहिए। खैर, अगर इसको डिटेल में देखें तो क्या पता चलेगा किस टाइप का गुड जो है वो पेरिश हुआ, मतलब खत्म हुआ। मान लीजिए अगर गुड्स पेरिशेबल है, ठीक है, तो ये इसमें क्या होगा? गुड्स पेरिसिंग बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल। पहला क्या है? हम पेरिशेबल गुड्स को ले रहे हैं, तो स्पेसिफिक गुड्स जो है पेरिश हो सकता है,
विदाउट फॉल्ट ऑफ सेलर और बायर आफ्टर द एग्रीमेंट टू सेल इज मेड द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड एंड दस एग्रीमेंट टू सेल बिकम्स वॉइड इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। मतलब ये सारे केसेस जो है जिसमें अभी सेल नहीं हुआ है, एग्रीमेंट टू सेल हुआ, मतलब एग्रीमेंट हुआ था, सेल नहीं हुआ था, और अगर गुड्स खत्म हुआ तो उसमें क्या होगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। एग्रीमेंट टू सेल मस्ट बी फॉर, और यहाँ पे स्पेसिफिक गुड्स का होनी चाहिए तभी ये खत्म होगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है वो सिंपली खत्म हो जाएगा, मतलब यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल बायर नहीं होगा, सिंपल यहाँ पे ये जवाब होनी चाहिए। और क्या है, फॉर एग्जाम्पल एनी एग्रीमेंट टू सेल अ कार आफ्टर अ सर्टेन पीरियड बिकम्स वॉइड इफ द कार इज डिस्ट्रॉयड और डैमेज्ड इन द इंटरवेनिंग पीरियड। अब मान लीजिए कोई पीरियड पे मैं टाइम आपके कार बेचा कि हाँ भाई इतने समय के बाद मैं मान लूंगा कि ये आपको सेल हो गया, अब उसके पहले अगर कार खराब हो गया तो यहाँ पे तो ऑनरशिप आपके पास गया नहीं था। ऑनरशिप कब जाता है, सेल के होने के बाद ना, लेकिन ये पूछ रहा है कि बिफोर सेल अगर डैमेज है तो बिफोर सेल अगर डैमेज है तो सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा, यानी कि टोटली सर्कमस्टांसेस सेलर वाला लिख देना था। अब थोड़ा सा केस बेस्ड वाला क्वेश्चन, उस पर मैं उतना ऊपर वाले पे ध्यान नहीं दिया। ए सेल्स अ लैपटॉप कंप्यूटर टू बी, बी को बेचा है लैपटॉप कंप्यूटर, और स्टिपुलेशन क्या डाला है कि पेमेंट जो है वो 3 दिन के अंदर तुम कर दोगे। बी मेक्स द पेमेंट आफ्टर 7 डेज, अब 7 दिन के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ये चीज़ है। मतलब उसको टाइम दिया गया था 3 दिन का, मतलब 3 डेज का, और सामने वाला दिया 7 डेज में। तो देखिए लेट तो हुआ है, तो क्या इसको जो क्या बोल रहा है कि ब्रीच ऑफ स्टिपुलेशन मान लिया जाना चाहिए और इसके बेसिस पे वॉइड इसको कर देना चाहिए। देखिए वॉइड तो नहीं होगा, क्या होता है कि प्राइस को आप बाय में भी डिटरमाइन कर सकते हैं, वैसी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक्चुअल जब ट्रांसफर हो चुका है गुड्स आपको, तो गुड्स अगर ट्रांसफर हो चुका है तो ओनरशिप भी हो चुका है। तो क्या बोला है, स्टिपुलेशन एज टू टाइम फॉर द पेमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट द एसेंस, इज नॉट ऑफ द एसेंस, इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। प्राइस का पेमेंट जो इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं होता है, इंपॉर्टेंट क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। तो इस ग्राउंड पे ए जो है कैन नॉट अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, ए अवॉइड नहीं कर सकता कि ब्रीच कर दी हो तुम स्टिपुलेशन का। स्टिपुलेशन ऑफ टाइम क्या होता है कि स्टिपुलेशन एज टू टाइम ऑफ पेमेंट ये कहता है कि आप प्राइस को मेजर फैक्टर बता सकते हैं कि मतलब हाँ अगर प्राइस तुमने नहीं दिया तो कैंसिल कर दूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें अगर चेंजेस हो या डिले हो तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। स्टिपुलेशन एज टू टाइम इज मेयर। आगे देख लेते हैं, ए जो है एग्री हुआ किस चीज़ के लिए, टू सेल 2 ऑफ हिज कार टू बी एट ए प्राइस फिक्स्ड बाय सी, ठीक है। आगे ही इमीडिएटली गिव्स डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट कार का डिलीवरी दे चुका है, सी रिफ्यूजेस टू फिक्स द प्राइस, कोई बात नहीं है, प्राइस इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं होता। ए आस्क फॉर द रिटर्न ऑफ द कार ऑलरेडी डिलीवर्ड वाइल बी क्लेम्स द डिलीवरी ऑफ द सेकेंड कार टू। अब बताइए क्या होगा इस केस में। हुआ क्या है कि ए जो है वो 2 कार सेल किया है, क्या एट ए मतलब प्राइस फिक्स करके, सी जो है प्राइस फिक्स किया है, और बी का किसको है, बी को, कितने 2 कार। और क्या हुआ, ही इमीडिएटली गिव्स डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट कार, पहला कार जो है वो तुरंत डिलीवर कर दिया है और दूसरा कार रखा हुआ है। और सी जो है वो प्राइस फिक्स नहीं कर रहा था। एक्स क्या बोला, जो ए था वो बोला कि मेरा जो वो रिटर्न कर दो कार, जो तुम पहले ही ले चुके हो उसको रिटर्न कर दो। बी बोला कि बी क्लेम्स द डिलीवरी ऑफ द, मैं तो दो कार का यहाँ पे एग्रीमेंट किया था तो मुझे 2 कार चाहिए, और सेलर क्या करे कि नहीं तुम मुझे 1 कार वापस दे दो। इस केस में क्या होगा कि बी जो बी है वो जो सेकेंड जो कार ले रखा है उसकी पैसे वो दे देगा जो वो पहले से रखा है। सेकेंड कार द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, सेकेंड कार क्योंकि उसके पास नहीं गया है तो वो वॉइड हो जाएगा। मतलब समझे, 2 कार ए भेजा था किसको, बी को, और प्राइस कौन फिक्स किया, सी। तो हम पढ़े थे कि अगर प्राइस में अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो सी तो रिस्पॉन्सिबल भाई होने का नहीं, वो कोई ज़रूरी नहीं है। सी जो है वो प्राइस भले 3rd फिक्स कर सकता है, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती। 2 कार आपको सेल किया गया, 1 का डिलीवरी हो चुका है, तो जिसका डिलीवरी हो चुका है वो तो वैलिड हो गया। अब जिसका डिलीवरी ही नहीं हुआ है तो ये वॉइड हुआ ना, तो जिसका डिलीवरी नहीं हुआ है उसका प्राइस फिक्स नहीं हुआ तो वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। अब देखिए टॉपिक दूसरा है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन अरेंज किए हैं, कंडीशंस एंड वारंटीज़। देखो भाई अभी मैं क्वेरी नहीं ले सकता, अभी मैं लाइव हूँ, पूरा बताने के बाद मैं आपका सारा क्वेरी लास्ट में ले लूँगा। क्या है, कंडीशन और वारंटी से रिलेटेड। एक्सप्लेन द कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी और कंडीशन एज टू होलसमनेस। देखिए मर्चेंटेबिलिटी मतलब एक मर्चेंट क्वालिटी की गुड्स हमें मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि गुड्स जो हो वो सेलेबल के कंडीशन में ना हो, फिट नहीं हो यूज करने लायक, अगर ऐसा नहीं है तो वो मर्चेंटेबल नहीं है। होलसमनेस मतलब वो फ्री होनी चाहिए कोई भी इंडेंजर्ड चीज़ों से, मतलब उसमें कुछ ऐसी चीज़ पड़ी हुई है जिससे हमें डैमेज हो सकता है, तो वो सब चीज़ों से वो फ्री होनी चाहिए। तो यही था सिंपल दोनों का मतलब कि मर्चेंटेबिलिटी और होलसमनेस। देखिए टॉपिक वाइज मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पहले देख रहा हूँ जो डायरेक्ट क्वेश्चन है, फिर टॉपिक वाइज केस बेस्ड क्वेश्चन, फिर अगला टॉपिक जो आएगा उसमें हम डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिर अगला टॉपिक आएगा उसमें केस बेस्ड, ऐसे चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं
कि इम्प्लाइड कंडीशंस क्या होता है इन द केस ऑफ सेल बाय सैंपल। तो जब सैंपल से सेल किया गया तो उसी सैंपल के अकॉर्डिंग उसको गुड्स प्रोवाइड करना चाहिए सेलर को। ये क्या कहता है, सेवियर टेम्पटर। इम्प्लाइड वारंटीज़ क्या क्या है अब आप बताइए, इम्प्लाइड वारंटीज़ क्या क्या हो सकता है। इम्प्लाइड वारंटी है कि गुड्स जो जैसा सैंपल दिया गया वैसा मिलना चाहिए। और क्या आप कह सकते हैं कि गुड्स में कोई डिफेक्ट नहीं होनी चाहिए, गुड्स क्वालिटी की होनी चाहिए। तो ये सारे जो है उसमें पाए जाते हैं। बायर मस्ट गेट क्वाइट पोजेशन, बायर के पास पोजेशन होनी चाहिए। और क्या है, गुड्स मस्ट बी फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंस। यही जो सारी चीज़ें हैं वारंटी की, वो पूछ रहा था। अब बोला नेक्स्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है कि सेवियर टेम्पटर क्या है, इसके एक्सेप्शंस क्या है। तो सेवियर टेम्पटर यही है कि लेट द बायर बी अवेयर, यानी बायर रिस्पॉन्सिबल होगा। और इसके बहुत सारे केसेस थे, जैसे सेल बाय सैंपल, सेल बाय डिस्क्रिप्शन, तो उसमें सेलर रिस्पॉन्सिबल हो जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सिंपल है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। ब्रीच ऑफ कंडीशन कब ब्रीच ऑफ वारंटी मान लिया जाएगा। अगर लॉ कहता है कि ये ब्रीच ऑफ वारंटी है तो उसे ब्रीच ऑफ वारंटी कहेंगे इंस्टेड ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशन। दूसरा, अगर कोई अनसेपरेबल चीज़ था और उसको बायर यूज कर लिया है तो वो माना जाएगा ब्रीच ऑफ वारंटी। या फिर और सारे बहुत सारे केसेस थे कि अगर वो कंडीशन को लिख दिया गया है किसमें, कॉन्ट्रैक्ट में, कि इसका ब्रीच जो होगा वो वारंटी माना जाएगा, तो वारंटी ही माना जाएगा। तो सारे बहुत सारे केसेस थे, ये देखिए सब ट्रीटमेंट। ये क्या डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी आप जान रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन सिंपल है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, ए परचेज हॉट वाटर बॉटल फ्रॉम रिटेल केमिस्ट से हॉट वाटर बोतल लिया। फिर क्या हुआ, द केमिस्ट इन्फॉर्म्ड हिम दैट बोतल वाज स्पेशली मीन फॉर होल्डिंग हॉट वाटर, कि ये हॉट वाटर ही रख सकता है। ठीक है, बोल दिया ऐसा कि हमें कैसा चाहिए, हॉट वाटर वाला। एट द टाइम ऑफ यूज द बॉटल बर्स्ट एज सुन एज द हॉट वाटर वाज पोर्ड इनटू इट एंड हिज वाइफ इंजर्ड। अब बताइए, मैं सामान खरीदने गया, मैं बोला मुझे ऐसा बोतल दो जिसमें गर्म पानी रख सकूँ। अब गर्म पानी रखने वाला बोतल दिया, अब मैं उसमें रखा और वो ब्लास्ट हो गया। सोचिए कैसा वो बोतल होगा। तो बोल रहा है कि रिमेडीज क्या क्या अवेलेबल है ए के पास, जो परचेजर है उसके पास। तो रिमेडीज यही है कि जो मेन कंडीशन है, ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन यहाँ पे हुई है। अब आप समझिए कैसे, अब जब स्पेसिफाई कर दिया है अपना ऑब्जेक्टिव, मेन कोर जब वो डिफाइन कर चुका है, जिस पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनता है, वो क्या है कि हॉट वाटर को रखने वाला अब बॉटल उसको चाहिए था, लेकिन वो बॉटल कैसा दिया, कमजोर दिया, तभी तो वो ब्लास्ट हुआ। तो कंडीशन एज टू फिटनेस एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स में ये सारे केसेस आ गए कि मतलब इम्प्लाइड कंडीशन था कि तुम ऐसा फिट और क्वालिटी का गुड्स देता, लेकिन क्योंकि उसने नहीं दिया तो ये जो है क्लेम डैमेजेज कर सकता है। कौन कौन से डैमेजेस क्लेम कर सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म भी कर सकता है, और डैमेजेज ये क्लेम कर सकता है कि अमाउंट उससे ले सकता है, और क्या ले सकता है। डी जो है वो खरीदा है क्या, कलर्स टीवी फ्रॉम MS काका इंटरप्राइजेज फॉर ए सम ऑफ 40,000, 40,000 में खरीदा है। रुक जाइए एक मिनट, मैं आपका क्वेरी देख लेता हूँ। सर मेरा पूरा लॉ बाकी है, हो सकता है भैया BCR को कम टाइम में कैसे करें, बहुत टाइम लग रहा है। देखो BCR को करने का कुछ नहीं है, बस क्या करो तुम कि उठाओ और जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट पढ़ लो भाई, वो फॉर्मेट पढ़ लोगे काफ़ी हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। फॉर्मेट देख लोगे ना तो काफ़ी हो जाएगा, 4-5 ही फॉर्मेट है आपका तो वो फॉर्मेट देख लेना और वो काफ़ी हो जाएगा यार। BCR में इतना दिक्कत नहीं होता। ठीक है, आगे देखते, फिर से क्वेश्चन पे चलते हैं, आप लोग देखिएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है, ये पढ़ लिया क्या। हाँ देखिए, डी बाउट अ कलर टीवी, डी जो है कलर टीवी लिया किससे, MS काका इंटरप्राइज से, 40,000 में टीवी लिया भाई साहब। द टीवी वॉज डिफेक्टिव राइट फ्रॉम द बिगनिंग। अब देखिए टीवी डिफेक्टिव था एंड इट डिड नॉट वर्क इन स्पाइट ऑफ रिपेयर्स बाय एक्सपर्ट मैकेनिक्स। अब बनाने के बाद भी वो नहीं बन रहा था, इतना ख़राब था, रिपेयर भी करवाया तो भी ठीक नहीं हुआ। व्हाट द रेमेडी अवेलेबल टू डी, अब बायर के पास क्या रेमेडी है। अब आप बताइए, जब टीवी लिए हैं और अगर टीवी ही अच्छे से ना चले तो यहाँ पे वारंटी हुआ या कंडीशन का ब्रीच हुआ, कंडीशन का ब्रीच हुआ। क्यों, क्योंकि मेन पर्पस ही उसका चलना है, और अगर वो चल ही नहीं रहा था, डिफेक्टिव था टीवी सेट, तो इसके पास क्या क्या है, ये भाई रिटर्न कर सकता है। क्या क्या कर सकता है, वो रिटर्न कर सकता है। रिटर्न कैसे करेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उसको ब्रीच कर देगा। क्यों, क्योंकि कंडीशन ब्रीच हुआ है, कंडीशन ब्रीच होता है तो आपका जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल भी ब्रीच हो जाता है, वो कर देगा। डैमेजेस क्लेम कर लेगा जितना उसको प्रॉब्लम हुआ है। सूट फॉर इंटरेस्ट भी कर सकता है, इंटरेस्ट के लिए भी चार्जेस वो क्लेम कर सकता है बायर। अगला क्वेश्चन देखिए, राम कंसल्ट किया श्याम को, राम कंसल्ट श्याम अ मोटर कार डीलर, श्याम मोटर कार डीलर है, फॉर ए सूटेबल कार, किस पर्पस के लिए, टूर पर्पस के लिए, यानी कि कहीं घूमना जाना होगा बेचारे को। बाद में क्या हुआ, श्याम बोला कि देखो मारुति जो है ना वो बहुत अच्छा है। राम कहा कि ठीक है दे दो मुझे, और श्याम से वो खरीद लिया। श्याम से खरीदने के बाद द कार टर्न्स आउट टू बी अनफिट फॉर द टूरिंग पर्पसेस। अब मान लीजिए सामने वाला ले लिया, और लेने के बाद वो अपना तो स्पेसिफाई कर दिया था कि मुझे किस चीज़ पर्पस के लिए चाहिए, टूरिंग पर्पस के लिए, तो समझ रहे पर्पस स्पेसिफाई कर चुका है कौन, बायर।
और बाद में क्या पता चला कि वो अनफिट है। तो जब वो अनफिट होता है कोई भी चीज़ और आप उसको अगर खरीदे हैं तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा। तो राम के पास क्या क्या है? रिमेडीज है। रिमेडीज है कि वो रिटर्न कर सकता है, डैमेजेस के लिए भी क्लेम कर सकता है। तो ये सारी जो है वो उसके पास राइट्स है। वो रिजाइन कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, बिल्कुल रिफंड कर सकता है, रिफंड करना होगा सेलर को, डैमेजेज भी ये आराम से ले सकता है। तो ये सारे उसके पास राइट्स अवेलेबल हैं। क्यों? क्योंकि ये गलती सेलर की थी। यहाँ पे आप इस चीज़ को भी एक्सप्लेन कर सकते थे कि जब वो अपना पर्पस दिखा चुका था, वो आप डिस्क्रिप्शन दे चुका था, अपना रिक्वायरमेंट बता चुका था, तो सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा। सेवियर टेम्प्टर का एक्सेप्शंस। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, टॉपिक वाइज डायरेक्ट क्वेश्चन और टॉपिक वाइज केस बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे। अगला, फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग यूनिफॉर्म्स फॉर द एम्प्लॉइज, क्या हुआ कि मिस्टर यादव ब्राउट अ डार्क ब्लू कलर्ड क्लॉथ फ्रॉम विवेक। ठीक है, किसके लिए? एम्प्लॉय के लिए लाया क्लॉथ, बट डिड नॉट डिस्क्लोज टू द सेलर। अपना पर्पस नहीं बताया कि किस पर्पस के लिए मुझे चाहिए, और सामान जब गया कपड़े खरीद कर लाया। यूनिफॉर्म जब बनाया जा रहा था तब वो अनफिट हो गए। अब बताइए, पहले तो ये पर्पस नहीं बताया था कि हमें कैसा चाहिए, वो सीधा गया कपड़ा खरीदा। देयर वाज एन एविडेंस दैट द क्लॉथ वाज फिट फॉर द कैप्स। कैप्स के लिए वो अच्छा था, टोपी के लिए अच्छा था, बूट्स के लिए अच्छा था, कैरेज लाइनिंग के लिए अच्छा था, लेकिन वो किस चीज़ के लिए अच्छा नहीं था? वो एम्प्लॉयज़ के जो क्लॉथ बनाना था, ड्रेसेस, उसके लिए नहीं था। तब मिस्टर यादव गए दौड़ते हुए सेलर के पास और बोले कि रिटर्न कर दो। तो बोल रहा क्या रहा है कि मिस्टर यादव के पास ये इंटाइटल्ड है टू हैव एनी कोई रिमेडी इनके पास। तो देखिए, जब आप सामान खरीदने जाएं, ठीक, तो पहली चीज़ क्या होनी चाहिए कि जो आप पर्पस एक्सप्लेन किए उस पर्पस के, या फिर अपना जो जो भी आप चाहते हैं वैसे अगर पर्पस आप दिखा चुके तो उस पर्पस के अकॉर्डिंग उसको सामान सप्लाई करनी चाहिए। लेकिन अगर आपने पर्पस नहीं डिस्क्लोज किया है और फिर भी अगर सामान वो आपको सप्लाई कर दे और वो अनफिट हो, किस पर्पस से, किस तरीके से, अगर वो यूज करने के तरीके से अगर वो बिल्कुल गलत हो, यानी कि फिट नहीं हो रहा हो, तो रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। लेकिन मेन दिक्कत क्या है कि यहाँ पे वो अपना पर्पस एक्सप्लेन नहीं किए थे किस चीज़ का, कि कैसा हमें सामान चाहिए। तो सामने वाला कैसा भी कपड़ा देगा तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा भाई साहब। अब बायर हैं तो आप बताइए कि हाँ आपको कैसा चाहिए। आप नहीं बताएं कपड़े लिए, अब आप बोल रहे हैं कि हमको ये चीज़ में फिट नहीं हो रहा, तो नहीं हो रहा तो उसका कोई रिस्क थोड़े लेगा। आप अपना पर्पस बताते ना कि हमें ये जो है एम्प्लॉयज़ के लिए इस तरीके का ड्रेस बनाने के लिए चाहिए। वो यहाँ पे नहीं जो है वो एक्सप्लेन किए थे कि हमें कैसे चाहिए। तो क्या होगा कि मिस्टर यादव हैज़ नॉट कम्युनिकेटेड टू द सेलर। क्या कम्युनिकेट नहीं किए थे? अपना इंपॉर्टेंट पर्पस। इसलिए क्या हो गया, जो है वो कंडीशन वाला वो कंडीशन नहीं अप्लाई होगा और मिस्टर यादव जो है वो इंटाइटल्ड नहीं होंगे, कोई भी इनको रिमेडी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना पर्पस नहीं बताया था। डिड नॉट डिस्क्लोज टू द सेलर पर्पस ऑफ द सेड परचेज। खरीद तो रहे हैं सामान, हम कहे कि मुझे कपड़े दो, कपड़े वो दे दिया, हम बताए ही नहीं कि कैसा कपड़ा चाहिए, किस चीज़ के लिए, तो नहीं बताएं तो अब हम किसी चीज़, सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि किस चीज़ में यूज करेगा? अब मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ में यूज नहीं हो रहा है, वो बोलेगा कि मैं थोड़ा ना रिस्क लूँगा, तुम बताते तब ना। तो नहीं बताया था, तो यहाँ पे सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। 1 सेकेंड, आई एम अगेन टेकिंग योर क्वेरी। क्या है? हैप्पी बर्थडे सर। आंसर तो करने में टाइम लग रहा है, बीसीआर में आता तो है फॉर्मेट, बट आंसर को कम टाइम में कैसे लिखें? देखो, पूरा लंबा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, छोटा भी लिखोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है ना? बहुत लंबा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती हैप्पी बर्थडे से। अरे यार, मेरा बर्थडे थोड़ी ना। और भैया आप सीए फाइनल में? अरे नहीं नहीं यार, फाइनल में थोड़ा ना है। कौन सा चैप्टर स्किप कर सकते हैं लॉ में? देखो, लॉ में तो स्किप करने लायक कुछ है ही नहीं यार, क्या स्किप करोगे लॉ में? छोटा छोटा एक दिन में भी रिवाइज कर सकते हो, एक दिन क्या, 1 घंटे में रिवाइज कर सकते हो। हाँ, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को अच्छे से कर लेना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 1-2 टर्म छूट जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे मैं छोड़ने को नहीं कहूँगा, क्योंकि लॉ में आप कोई भी अगर चैप्टर छोड़ भी दिए, एक बार पकड़ेंगे तो पूरा आप रिवाइज कर सकते हैं। खैर, लौटते हैं चैप्टर पे। क्या था? एम एस वुड्सवर्थ एंड एसोसिएट फर्म में जो है वो डील करती है किस चीज़ में? रिटेल एंड बाइंग ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ गुड्स, जिसमें रोजवुड, मैंगो, ये सब में वो डील करते हैं। सिंपली मैं बता देता हूँ कि एक बायर आता है सेलर के पास और वो बोलता है क्या, कि मुझे 4 इंच वाला स्पेसिफाई कर देता है और 8 फीट लॉन्ग मुझे क्या चाहिए? वुड चाहिए। ठीक है, वुडन लॉग्स मुझे चाहिए। और जैसा वो स्पेसिफाई कर देता है कि मुझे ऐसे चाहिए, और ये ऐसा किस लिए चाहिए? उसको डोर और विंडो के लिए चाहिए, वो स्पेसिफाई कर चुका है। यानी कि अगर ऐसा गुड्स वो प्रोवाइड नहीं करेगा सेलर, तो अब सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा सेवियर टेम्प्टर के अकॉर्डिंग। और होता भी वही है, वो ऐसी चीज़ें भेज देता है जो कि अनसूटेबल हो जाता है। तो जब अनसूटेबल हो गया तो अब बताइए आपके पास क्या क्या राइट्स हैं? सामने वाला जो है वो रिटर्न करना चाहता है, मतलब उस जो जब वो सामान ले गया बायर अपने घर, वो अनफिट हुआ, अब वो रिटर्न करना चाहता है, सिंपल। तो ऑनर रिफ्यूज कर रहा है कि नहीं। इन सारे का पीडीएफ में मेरे चैनल पे जाकर देख लीजिएगा, 30 मिनट्स फाउंडेशन पे टेलीग्राम पे, वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा, मैं लिंक में डाल दूंगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन से देख लेना। तो रिफ्यूज कर दिया सेलर, तो क्या सेलर रिफ्यूज कर सकता है? सेलर रिफ्यूज नहीं कर सकता। क्यों?
क्योंकि अगर आपको कोई अपना पर्पस जो है स्पेसिफाई कर दिया है तो उसी के पर्पस के अकॉर्डिंग आपको सामान देना है। जब वो बोल दिया था कि 4 इंचेज और 8 फीट लॉन्ग देना तो वही देना था। अगर आप अनफिट दिए हैं तो सेलर साहब रिस्पॉन्सिबल होंगे, सेवियर टर्मटर का एक्सेप्शन था। तो बोल रहा है कि ड्यूटी बताइए बायर और सेलर का क्या होता है। ड्यूटी तो बायर का यही है कि वो अपना पर्पस बता दे कि कौन सा प्रोडक्ट उसको चाहिए। सेलर का ड्यूटी है कि वैसे ही प्रोडक्ट प्रोवाइड करे, अगर नहीं प्रोवाइड किया तो सेलर रिस्पॉन्सिबल। बोल रहा है कि वेदर मिस्टर दास वुड बी एबल टू गेट द मनी बैक, मनी बैक ले लेंगे, वो मनी बैक बिल्कुल ले लेंगे और सामान जो है वो रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा है। अब ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एक टॉपिक है इसी में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में, उससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं और फिर इससे केस बेस्ड क्वेश्चन। तो अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, व्हाट इज द अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स क्या है, मतलब गुड्स को आप डिलीवरेबल स्टेट में लाइए, जैसा भी गुड्स हो, मतलब पहले उसको कॉन्ट्रैक्ट में सेल मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में लाने के लिए आप क्या करेंगे गुड्स के साथ, आप सबसे पहले गुड्स को बायर के पास लाएंगे, उसको देखेंगे क्या है डिलीवरेबल स्टेट में है कि नहीं, और जब वो चीज़ हो जाएगा तो फिर स्पेसिफाई करेंगे प्राइस वाइस जो कि कोलेटरल नहीं है, मतलब कोलेटरल है मेन फैक्टर नहीं है, और फिर हम सेल कर देते हैं। और ये बोला कि अनसर्टेन गुड्स है तो उस केस में क्या करेंगे, तो देखिए सारे अनसर्टेन अगर गुड्स है तो उसको पहले सर्टेन किया जाएगा, मतलब उसको पहले स्पेसिफिक बनाया जाएगा एक जब वो सर्टेन हो जाएगा, मतलब अनसर्टेन गुड्स है जिसको डिफाइंड ही नहीं किया कि वो है कहाँ, और उस पर अगर हमको करना है कॉन्ट्रैक्ट तो उसको पहले स्पेसिफाइड करेंगे कि हाँ ये इस पर करना है, सर्टेन कर लेंगे, और जब गुड्स आएगा तो उस पर बायर का कंसेंट लेके और सब कुछ फिक्स करके ओनरशिप ट्रांसफर कर देंगे। यही सिंपल सा चीज़ है। ठीक, आगे देखिए बोल रहा है कि नेमो डैट कोड नॉट हैबिट, नन कैन गिव टू द अदर व्हाट ही डज नॉट गॉट या व्हाट ही डज नॉट हैव। मतलब देखिए इस क्वेश्चन का क्या था कि जिसके पास वो सामान नहीं है, जिसका वो सामान नहीं है वो ऑनरशिप नहीं दे सकता। मान लीजिए मेरा अगर वो सामान नहीं है तो मैं आपको रियल टाइटल नहीं दे सकता, रियल ऑनरशिप नहीं दे सकता। इसका एक्सेप्शन बताइए। तो एक्सेप्शन ये है कि एजेंट का खुद का सामान नहीं होता। अब आप फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किए और कोई कोरियर वाला आपको पहुंचाया, तो क्या कोरियर वाला आपका कोरियर वाला एक्चुअल ओनर था? नहीं, लेकिन वो रियल टाइटल आपको दे गया, सामान का ओनरशिप आपको दे जाता है, वो सामान आपका ही होता है, उससे भी लेते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली प्रोड्यूसर से ही खरीदे। तो बहुत सारे केसेस थे, कोरियर वाला भी वैसे दे देता है, कोई एजेंट रखें तो एजेंट दे देता है, तो सही मान लिया जाता है। अगर बाई स्टॉपेल यानी कि पहले ही कह दिया गया कि हाँ ये देगा, तो उससे अगर आप ले लिए तो क्या होगा, रियल टाइटल मिल जाता है। मतलब सेलर आपके सामने डिफाइन कर चुका है कि देखिए इस पर्सन से तुम ले लेना, ये तुमको रियल टाइटल दे देगा, तो रियल टाइटल मिल जाता है। या फिर बहुत सारे ऑनर से कोई एक ऑनर आपको सेल किया तो वो भी मान लिया जाएगा कि आपको एक गुड या फिर गुड फेथ में ही सेल किया गया है। अगर कोई अवॉइडेबल एग्रीमेंट में है, ठीक, और गुड्स उसके पास है तो वो बेच सकता है आपके पास और रियल टाइटल मिल जाएगा। सेल बाय सेलर इन पोजेशन ऑफ गुड्स आफ्टर दिस सेल। अब मान लीजिए सेलर को ये सामान बेच चुका है, ठीक, उसके पास अभी भी सामान बच रहा है, अभी गया नहीं है, तो वो सामान तीसरे आदमी को भी बेच देगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तीसरे आदमी के पास रियल टाइटल जाएगा। सेल बाय बायर इन पोजेशन ऑफ गुड्स ओवर विच द सेलर हैज सम राइट्स। सेलर का भी राइट्स है लेकिन पोजेशन किसके पास है, बायर के पास, तो गुड्स फेथ में सामने वाले को बेच सकता है। या फिर अगर कोई सेलर अनपेड है किसी भी प्रोडक्ट के लिए तो उस प्रोडक्ट को वापस कैप्चर करके बेच सकता है। खैर आगे देख लेते हैं, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है, अभी केस बेस्ड क्वेश्चन भी देखेंगे इसमें। व्हेन डज द प्रॉपर्टी इन गुड्स पासेस टू द बायर, अब कब बायर के पास जाता है, इन केस ऑफ सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। तो सेल ऑन अप्रूवल बेसिस मतलब क्या होता है कि मैं इतना टाइम दे रहा हूँ, इतने टाइम पे अगर तुमने एक्सेप्ट आपने रिटर्न कर दिया तो रिटर्न मान लूंगा, नहीं तो सेल मान लूंगा। तो पहला एक्सपायरी ऑफ टाइम, अगर कोई टाइम फिक्स्ड है और सामने वाला जो है उस टाइम पे रिटर्न नहीं किया तो ये मान लिया जाता है कि वो सेल है। दूसरी चीज़ कि जब बायर खुद कहता है कि मैं इस सेल परचेज कर ले रहा हूँ तो वो हो जाएगा सेल, हाँ सेलर मानेगा कि ठीक है सेल हो गया, अब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी चला जा चुका है आपके पास, अब आप जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो गया। या फिर मान लीजिए कि बायर को दिया गया था टाइम कि इतने टाइम में तुमको सेल मान लिया जाएगा इतने टाइम के बाद, और उसी टाइम में क्या करता है वो किसी और को बेच देता है, कौन, सेलर। तो सेलर अगर ऐसा कर मतलब बायर जो है वो फिर से सेल कर देता है। आप सेलर हैं, आपने बायर को दिया गुड्स कि लो भाई तुमको सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस पे दे रहा हूँ, टाइम के विदिन अगर तूने रिटर्न कर दिया तो उसको रिटर्न मान लूंगा, अदरवाइज वो सेल मान लिया जाएगा। तो आपने क्या किया, एज ए बायर आपने सेल कर दिया, तो अब सेलर क्या कहा कि मैंने तो खुद तुमको दिया था, तूने सेल कर लिया, यानी कि तुम एक्सेप्ट कर चुका था मेरा गुड्स, चलो तुम हो गया यहाँ पे, तुम्हारे पास ओनरशिप जा चुका था, तुम लायबल हो गए पेमेंट के लिए। या फिर व्हेन द बायर रिटेन्स द गुड्स विदाउट गिविंग नोटिस ऑफ रिजेक्शन, अगर वो रखा है और रिजेक्ट का कुछ बता ही नहीं रहा, टाइम खत्म हो गया, वही मैं बात कर रहा था, टाइम ही खत्म हो गया, मान लिया जाएगा कि वो सेल हो चुका है। तो ये सारे केसेस थे। व्हाट आर द रूल्स रिस्पेक्ट टू द पासेज, क्या है, पैसेज ऑफ प्रॉपर्टी इन केस ऑफ स्पेसिफिक गुड्स सर्टेन गुड्स। कैसे, तो देखिए सर्टेन ये सब तो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ही पता चलेगा कि प्रॉपर्टी पास हुआ या नहीं हुआ। पहला अगर टर्म्स कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया गया है कि हाँ प्रॉपर्टी इन गुड्स पास हो गया तुम्हारे पास, अब पैसे मिले या ना मिले तो वो जो है वो पास माना जाएगा, जिसके पास होगा वो लायबल होगा। या फिर
अगर पार्टी ने कुछ कंडक्ट करना हो, कुछ काम करना हो जिससे माना जाएगा कि उसके पास ओनरशिप था, तो ओनरशिप पर चला जाएगा। इन द सर्कमस्टांसेज ऑफ केस, कुछ भी हो सकता है। मतलब सिंपल है कि कब कब मानेंगे कि प्रॉपर्टी पास हो चुका है। तो अगर असर्टेन गुड्स है, ठीक है, स्पेसिफिक गुड्स है, असर्टेन गुड्स है, उस पर अगर कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है और ये चीज़ उसमें डिफाइंड कर दिया गया है कि हाँ प्रॉपर्टी जो है तुम्हारे पास हो चुका है और तुम पेमेंट दो या ना दो, तो क्या होगा, वो प्रॉपर्टी पास हो जाएगा और बायर रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। अब देखिए क्या बोल रहा है, स्पेसिफिक गुड्स इन, हाँ अगर स्पेसिफिक गुड्स कैसा होना चाहिए, डिलीवरेबल स्टेट में, तभी तो उसके पास मतलब पास होगा। वेफ्ट मेजर्ड कर लेंगे, सब कुछ करने के बाद जो है ऑनरशिप पास हो जाता है। ये तो उसी टर्म को सिर्फ एक्सटेंड किया। व्हाट द इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी ऑफ गुड्स में, देखो अब डिलीवरी तुरंत नहीं करे, डिलीवरी पार्ट में करे, तो जितना अगर सामने वाला एक्सेप्ट कर लिया है, पहले तो कि पार्टली एक्सेप्टेंस माना नहीं जाता है, लेकिन अगर पार्टली अगर एक्सेप्टेंस माना है सामने वाले की, डिलीवरी मुझे पार्ट में कहो, तो जितना पार्ट उसके पास जा चुका है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा, और जितने गुड्स पास नहीं हुए उसके लिए सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा अगर डैमेजेज होता है तो। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रॉन्ग डिलीवरी बाय द सेलर टू द बायर, अगर सेलर ने रॉन्ग डिलीवर किया है बायर को, तो इफेक्ट क्या होगा, बायर उसको रिजेक्ट कर सकता है, बायर जो है वो उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है, हो सकता है ऐसा ना, हम एक्सेप्ट भी कर ले, सामान गलत मेरे पास पहुंच गया, फिर भी मैं ऑर्डर कुछ किया या कुछ, फिर भी एक्सेप्ट कर लिया, या फिर मैं रिटर्न भी कर सकता हूँ, और क्या कर सकता हूँ, मैं केस फाइल कर स्यू भी कर सकता हूँ उस पर कि गलत प्रोडक्ट मुझको प्रोवाइड किया गया। या फिर क्या करूँ कि अगर कुछ ऐसा सामान है जिसको मैं कुछ कुछ एक्सेप्ट कर सकता हूँ और कुछ कुछ रिजेक्ट, तो कुछ कुछ एक्सेप्ट करूँगा, कुछ कुछ रिजेक्ट करूँगा, सिंपल। क्लेम भी कर सकते हैं अगर जो आपको प्रॉब्लम हुई है रॉन्ग डिलीवरी से। तो एक सेकेंड फिर से देख लेते हैं कोई क्वेरी क्या है। भैया जी, अनपेड सेलर्स राइट रिलेटेड गुड्स 6 मार्क का आंसर लिखा वहाँ दो प्लीज़ रिक्वेस्ट, मतलब भैया अनपेड सेलर राइट्स रिलेटेड गुड्स 6 मार्क का है, इंपॉर्टेंट है 6 मार्क के, ठीक है इस क्वेश्चन पे भी हम जाते हैं। ठीक है, मेरा आंसर किसी को आता है क्या, क्या बोल रहे हो, मेरे को समझ में नहीं है। हाँ इंटर में हूँ यार हार्दिक। एलएलपी कर सकते हैं लीव, देखो एलएलपी में कुछ नहीं है, एलएलपी सिंपल है, इतना ही उसमें टर्म था, मैं बता देता हूँ कि एलएलपी इनकॉर्पोरेट कैसे होता है, एलएलपी के डिफरेंस क्या क्या है, कंपनी और फर्म से, बस और कुछ नहीं। भैया अनपेड सेलर राइट्स रिलेटेड गुड्स एक्ट 6 मार्क, अच्छा 6 मार्क का इम्पोर्टेंट है 6 मार्क, अरे ठीक है यार इम्पोर्टेंट, मैं उस पर आता हूँ, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो पहले देख लेते हैं। खैर आते हैं लौट कर चैप्टर पे। हाँ चैप्टर क्या कहता है कि जे एक ओनर है किसके, फिएट कार का, ठीक है कार है, और वो सेल करना चाहते हैं, और इस पर्पस के लिए वो क्या एक मिस्टर पी को अपॉइंट कर रखे हैं, मिस्टर एजेंट, ठीक, कि तुम भाई 50,000 से कम में मत बेचना। अब देखिए एजेंट क्या होता है, एजेंट जो है वो ओनर की तरह ही ट्रीट किया जाता है। एजेंट भी अगर सेल करेगा तो मान लिया जाएगा कि जो ओनर है वही सेल किया, क्यों, क्योंकि एजेंट के पास भी रियल टाइटल होता है, हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, ओनर कोरियर वाला ये सब के पास रियल टाइटल होता है। डज द एजेंट, क्या बोल रहा है, ड यहाँ पे ये डज गलती से लिख दिया, द एजेंट सेल द कार फॉर 40,000 टू ए, अब जे से लिया था, जे किसको दिया, जे दिया पी को, तो ये एजेंट हो लो 50,000 से कम में मत बेचना, अब एजेंट साहब 40,000 में बेच दिया ए को, जो बेचारा सोचा कि देखो यहाँ पे इसमें कोई फ्रॉड नहीं किया गया है, और गुड फेथ में बेचारा वो खरीद लिया। अब सामने वाला जब गुड फेथ में खरीद लेता है तो उसको रियल टाइटल ट्रांसफर हो जाता है। पी क्या किया, 40,000 मिला उसको भी अप्रोप्रिएट कर दिया, मतलब मिस अप्रोप्रिएट कर दिया। अब सामने वाला जो जे इसको जो इसको एजेंट अपॉइंट किया था वो केस कर दिया कि मुझको जो है कार रिकवरी में चाहिए, मुझको कार वापस चाहिए। तो देखिए एक ए ने दिया, जे ने दिया पी को, पी कौन था, एजेंट, अब एजेंट जो है वो सेल कर दिया सामने वाले को 40,000 में, जबकि बेचना इसको 50,000 में चाहिए था, लेकिन एजेंट जो है रियल टाइटल ट्रांसफर करता है, ऊपर पड़ चुके हैं, तो जे ऐसा नहीं कर सकते वो रिटर्न मांग लेंगे, जी नहीं, क्योंकि एजेंट रियल टाइटल कर सकता है, तो जे कैन ओनली प्रोसीड्स अगेंस्ट हिज एजेंट, एजेंट के पास ही केस कर सकते हैं, वो कार जो सामने वाले को जिसको ए को बिक गया है उससे रिटर्न नहीं ले सकते। अगला क्वेश्चन, मिस्टर सैमुअल एग्री टू परचेज 100 बेल्स ऑफ कॉटन फ्रॉम मिस्टर वरुण, 100 बेल्स वो खरीदना चाहें, अपना एजेंट भेजे और 60 बेल वो कलेक्ट कर चुके हैं, ठीक। बाद में क्या हुआ कि फायर आया और सारा बेल खत्म हो गया, यानी कि जो इनका 40 बचा हुआ था वो, और इंक्लूडिंग 60 बेल्स दैट वेल ऑलरेडी पैक्ड, जो पैक भी कर लिया गया था वो भी। तो आपको पता होगा कि जो भी सर्टेन गुड्स होते हैं उसमें क्या होता है, जब वो पैक्ड कर दिया गया है, मतलब सर्टेन बन चुका है, उस पर एग्रीमेंट मतलब सेल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन चुका है, तो उसके लिए कौन लेबल होता है, बायर, और जिस पे नहीं अभी जो स्पेसिफाइड नहीं है, सर्टेन नहीं, उसके लिए कौन लेबल होगा, सेलर। तो जो 60 बेल्स वो पैक कर चुके थे अपने एजेंट को भेजकर, तो वो क्या हो जाएगा, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होंगे अगर डैमेज हुआ तो, बायर, क्यों, क्योंकि ऑनरशिप और रिस्क उन्हीं के पास था, ठीक, और बाकी के लिए सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा।
देखिए 60 बिल के लिए क्या हो रहा है कि उसके पास जा चुका है क्या, रिस्पेक्ट प्रॉपर्टी जो है 60 बिल का जा चुका है किसके पास, मिस्टर सैमुअल बायर के पास, तो बायर रिस्पॉन्सिबल होगा। एंड इन रेस्पेक्ट ऑफ रिमेनिंग बिल्स लॉस विल बी बोर्न बाय मिस्टर वरुण, यानी कि सेलर, बाकी के लिए सेलर। तो जितना ट्रांसफर हो गया तो उसके लिए बायर, और जिसका राइट सेलर नहीं ट्रांसफर हुआ तो उसके लिए सेलर। अब सुनिए ए, ये थोड़ा लंबा है। ए ऑफर्ड टू सेल टू बी अ सर्टेन मशीन फॉर 50,000, 50,000 में मशीन बेचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे हुआ है, ठीक है। ऑफर्ड किया है कितने में बेचने के लिए, 50,000 में। एक किसको, बी को। आगे देखिए बी जो है रिफ्यूज कर दिया, टू बाई इज अनलेस सर्टेन वर्क वाज डन ऑन इट टू पुट इन टू द रनिंग कंडीशन। बोला कि भाई देखो तुम जो मशीन बेचना चाहते हो वो रनिंग कंडीशन में नहीं है, पहले इसको रनिंग कंडीशन में लाओ। ये बोला कि ठीक है मैं ला दूंगा, लेकिन जब मशीन रिपेयर किया जा रहा था वो डिस्ट्रॉयड हो गया, टूट गया लो। तो जब टूट गया किसी रीजन से वो टूट गया, विदाउट द फॉल्ट ऑफ एनी पर्सन, कोई वहाँ पर्सन गलती नहीं किया, लेकिन वो टूट गया जब रिपेयर हो रहा था, वो कंडीशन में नहीं था बेचने के लायक वो मशीन थोड़ा सा ख़राब था, उसको बनाया जा रहा था तो टूट गया। तो बोल रहा है कि क्या अब ए रिकवर करेगा प्राइस बी से। अब जरा सा सोचिए, तो अगर बायर आया है आपके पास और आपसे सामान बोल रहा है खरीदने को, आप सामान उसको देना चाहते हैं लेकिन सामान अच्छे कंडीशन में नहीं, तो आप बनाने लगे उसको अच्छे कंडीशन में लाने लगे और वो डैमेज हो गया, तो क्या बायर रिस्पॉन्सिबल होगा। देखिए जब तक उस पर कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं होता, यानी कि जब तक रिस्क बायर के पास नहीं जाता तो बायर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। रिस्क कब जाता, जब उसके पास राइट्स जाते, उसके पास ऑनरशिप जाते, प्रॉपर्टी इन गुड्स उसके पास जाता। अभी तक उसके पास नहीं गया था तो लायबल कौन होगा, सेलर साहब भी लायबल होंगे सिंपली। कोई स्पेसिफिक गुड्स है तो गुड्स कैसे स्टेट में है, अगर डिलीवरेबल स्टेट में है तो जितने भी रिक्वायरमेंट होती है मतलब सेल करने की, वो डिलीवरी हो रहा है या नहीं है, सब कुछ अगर हो जाए तो उसके बाद ही बायर लायबल होता है। यही चीज़ें पूरी चीज़ों में लिखना था, अदरवाइज सेलर लायबल होगा। तो बोल दिया द रिस्क ऑफ लॉस वेस्ट्स विद ए, यानी कि सेलर, एंड देयरफॉर ही कैन नॉट रिकवर प्राइस फ्रॉम बी। वो बायर से प्राइस नहीं ले सकते क्योंकि प्रॉपर्टी जो है उनके पास नहीं भेजा गया था, बायर के पास रिस्क नहीं आया था। 1 सेकेंड, अगेन आई एम सीइंग योर क्वेरी। भैया यह कह रहा हूँ अनपढ़ सेल रिलेटेड टू गुड्स, कहाँ आंसर तो हो, अनपेड सेलर रिलेटेड टू गुड्स आगे देख लेंगे, ठीक है। अनपेड सेलर है तो उसका आगे देख लेंगे, अभी तो टॉपिक वाइज जा रहा हूँ ना, अभी मैं टॉपिक वाइज जा रहा हूँ। तो टॉपिक वाइज में क्या होता है, थोड़ा सा दिक्कतें होती है। क्यों, क्योंकि अभी आपको आप पढ़े पूरा चैप्टर है और मैं जा रहा हूँ टॉपिक वाइज। तो जब आप टॉपिक वाइज जा रहे हैं तो एक एक टॉपिक को मैं क्लियर करते जाऊँगा। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन जो है वो एक ही बार उठाया हूँ, नहीं, मैं पहले डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया हर टॉपिक का और उसी टॉपिक से रिलेटेड केस बेस्ड क्वेश्चन भी, फिर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन उठाऊंगा किसी और टॉपिक का और उसी से रिलेटेड केस बेस्ड क्वेश्चन, मतलब एक एक टॉपिक वाइज जाऊंगा, ठीक। देखते रहना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आते हैं क्वेश्चन पे, आगे आएगा वो 4th यूनिट है ना वो, ये शायद 2nd यूनिट चल रहा है। डिलीवर्ड सम ज्वेलरी, ए जो है डिलीवर किया है सम ज्वेलरी, किसको, बी को। ए डिलीवर्ड सम ज्वेलरी टू बी और रिटर्न बेसिस पे बी जो प्लेज कर दिया ज्वेलरी को सी को। अब आपको पता है कि जब बायर को कोई भी चीज़ सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस पे दिया जाता है तो बायर अगर उसको एक्सेप्ट कर लिया तब तो मान लिया जाता है कि सेल हो गया, या फिर अगर उसको प्लेज कर देता है या सेल कर लेता है या कुछ भी ऐसा एक्ट कर देता है उस गुड्स के साथ जिससे ये प्रूफ हो जाता है कि वो सेल मान लिया जाएगा तो वो सेल मान लिया जाता है। अब जैसे यहाँ पे बता रहा है कि बी जो है प्लेज कर दिया गुड्स को, भेज दिया किसको, सी को। तो यहाँ पे सेलर जो था ये वो बोलेगा कि देखो भाई बी मैंने तुमको तो दिया था रिटर्न बेसिस पे, तुम रिटर्न नहीं किए, सामने वाले सी को प्लेज कर दिया, मतलब साफ है कि तुम रिटर्न करने के मूड में नहीं थे, यानी कि ये सेल मान लिया जाएगा। ए वांट टू क्लेम बैक द गुड्स फ्रॉम सी। अब बोलिए सी से वो क्या वो क्लेम कर सकता है, ए कभी भी क्लेम नहीं कर पाएगा क्योंकि क्या है कि ये सेल मान लिया जाएगा कि ए ने बी को सेल कर दिया। क्योंकि जैसे ही बायर कुछ ऐसा काम करता है जिससे ये प्रूफ हो जाए कि गुड्स जो है वो सेल मान लिया जाएगा। अब जैसे ही सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस पे आप भेजे थे और सामने वाले ने प्लेज कर दिया, मतलब रिस्क और राइट या ऑनरशिप सब कुछ जो है वो ट्रांसफर हो चुका है, बी को ट्रांसफर हो गया क्योंकि बी ऐसा काम किया जिससे सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस रिटर्न वाला सिस्टम खत्म हो गया, वो सेल मान लिया जाएगा। तो इसलिए क्या हो गया, ये जो है वो कोई भी क्लेम डैमेजेस नहीं कर पाएंगे, कैन नॉट क्लेम द गुड्स बैक टू सी, सी से क्लेम नहीं करते। पिछले वाले में हम कार की बात देख रहे थे कि ए ने एजेंट को अपॉइंट किया और एजेंट ने सामने वाले को कम में बेच दिया, तो एजेंट जो है हमेशा रियल टाइटल देता है, तो सामने वाला से ये शुरू वाले भाई साहब क्लेम नहीं कर पाएंगे अपना मशीनरी। वही ये भी केस है, सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस पे आप भेजे हैं और सामने वाला अगर कुछ ऐसा काम किया है जिससे वो सेल मान लिया जाएगा, या जैसे वो प्लेज कर दिया था, तो जब वो प्लेज कर देता है कोई भी बायर सेल्स ऑन रिटर्न गुड्स का तो मान लिया जाता है सेल। तो जब सेल कर दीजिए हैं यानी कि रिस्क
ऑनरशिप सब कुछ ट्रांसफर हो चुका था बी को, तो अब बी सेल करे कुछ भी करे उससे मतलब नहीं, अब बी से पेमेंट लीजिए और कहानी आपका खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 सर्कमस्टांसेस बताइए अंडर विच व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस पे और अदर सिमिलर टर्म्स द प्रॉपर्टी देयर इन पासेस टू द बायर। ठीक है, इस चीज़ के बेस पे बताना था, मतलब सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस पे बताना है। क्या बताना है कि मिस्टर प्रीति जो है, मिसिस प्रीति, एक मोटर कार है उनके पास, विच सी हैंडेड ओवर टू मिस्टर जोशी, वो मिस्टर जोशी को दे दी सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस पे। एक वीक के बाद मिस्टर जोशी प्लेजेड द मोटर कार टू मिस्टर गणेश, अब सामने वाले को दिया और सामने वाले किसी और को दे दिया। मिसेस प्रीति नाउ क्लेम्स बैक द मोटर कार फ्रॉम गणेश, विल सी सक्सीड, अब आपको बताना है कि सक्सीड होगी कि नहीं होगी। तो देखिए, अब जब आप सामान किसी और को हैंड ओवर कर रहे हैं, प्लेज कर रहे हैं, सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस पे अगर आप किसी को दे रहे हैं, और वही ऊपर वाला क्वेश्चन ही है, और वो भी किसी और को दे दिया, मतलब मान लीजिए अब वो सेल हो गया। सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस का कंडीशन क्या क्या था? कंडीशन था एक कि अगर बायर ने टाइम पे रिटर्न नहीं किया तो वो सेल मान लिया जाएगा, या बायर ने उसको रीसेल कर दिया किसी और को, या फिर उसको प्लेज कर दिया तो वो मान लिया जाएगा कि सेल हो गया था, यानी कि रिस्क ट्रांसफ़र हो चुका था। तो वही केस है कि अगर या तो वो बोल दे खुद ही कि हाँ मैं इसको परचेज कर रहा हूँ, या अगर वो नहीं बोले और कुछ ऐसा काम कर दे जिससे ये मान लिया जाएगा कि वो सेल मान लिया है, वो एक्सेप्ट कर लिया, जैसे वो प्लेज कर दिया या रीसेल कर दिया, तो इससे क्या होगा, सेल मान लिया जाएगा कि देखो भाई मैं तुमको दिया था, और अगर तुमने किसी को रीसेल कर दिया या प्लेज कर दिया तो समझो कि मैंने तुमको वो दिया नहीं था सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस पे, अब वो सेल हो चुका है। तो सेल हो चुका है तो रिस्क तुम्हारे पास था, अब मुझको पेमेंट मैं जो है पेमेंट ले लूँगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि डिसाइड एंड एग्जामिन व्हाट रिकोर्स इज अवेलेबल टू मिसेस प्रीति, तो सामने वाली जो है वो पेमेंट अपना लेगी बायर से पेमेंट लेगी, बायर से पेमेंट लेगी, यानी कि वो जिसको सेल की थी, किसको सेल की थी वो, किसको हैंड ओवर की थी, मिस्टर जोशी को, तो मिस्टर जोशी से वो पैसे लेगी, उसको मिस्टर गणेश से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो उसको जो है वो बाद में डिलीवर्ड किया गया है एक एक्चुअल बायर के जैसे। तो सी ओनली इंटाइटेड टू क्लेम द प्राइस ऑफ मोटर कार सिंस द प्रॉपर्टी देयर इन हैज पास टू मिस्टर जोशी, तो मिस्टर जोशी के पास जो पास हो गया था जिसको वो सेल कर चुका है, किससे, गणेश से, तो पेमेंट अपना ले लो, बात खत्म। अब तुम चाहोगे कि गुड्स क्लेम कर ले तो नहीं क्लेम कर पाओगे, क्यों? क्योंकि ऑनरशिप बायर के पास जा चुका था। कैसे जा चुका था? उसने प्लेज कर दिया था, तो प्लेज कर दिया तो सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस वाला जो केस है उसमें सेल मान लिया जाता है। आगे देखिए, मिस्टर जी जो है वो कुछ गुड्स जो है वो एच को सेल किए हैं सर्टेन प्राइस बाय द इशू ऑफ एन इनवॉइस, ठीक, लेकिन पेमेंट जो था वो उस डेट पे नहीं मिला। तो हम लोग जानते हैं कि पेमेंट जो है उसको आप डिले कर सकते हैं, बाद में ले सकते हैं, ये कोई इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, ये कोलेटरल है। द गुड्स वेयर पैक्ड एंड लाइंग इन द गोडाउन्स ऑफ मिस्टर जी, मिस्टर जी के पास ही, सेलर के पास ही था गुड्स था, और मिस्टर जो बायर थे वो अपना भेजे एजेंट और बोले कि चेक कर लो, तो एजेंट उसका आया, चेक कर लिया कि हाँ सब कुछ ठीक है, मैं इस सामान को ले जाऊँगा। लेटर ऑन द ड्यूज ऑफ द गुड्स वेयर सेटल इन कैश, बाद में पेमेंट भी मिल गया, किसको, सेलर को। जस्ट आफ्टर रिसीविंग द कैश मिस्टर जी बोले कि देखो भाई अब तो तुम मुझको पेमेंट दे दिया, अब अपना सामान ले जाओ, ठीक है, कि अब मेरे गोडाउन से ले जाओ, यहाँ पे मेरे पास उतना रखने का जगह नहीं है। फिर क्या होता है, आफ्टर वन डे सिंस मिस्टर एच डिड नॉट टेक द डिलीवरी, सामने वाला डिलीवरी ही नहीं लिया, अपने एजेंट को अब भेजकर वो इंस्पेक्ट भी कर चुका था लेकिन डिलीवरी नहीं लिया, सारे गुड्स डैमेज हो गए। क्यों? क्योंकि जो सेलर साहब थे ना वो गोडाउन से उठाकर सारे सामान फेंक दिया कि मैं तुमको सेल कर दिया हूँ, तुम ले ही नहीं जा रहे हो, तो ये लो फेंक दिया मैंने। तो अब बोल रहा है कि कौन लायबल होगा, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल। तो देखिए, डैमेज के लिए तो बायर ही रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्योंकि रिस्क जिसके पास मतलब ऑनर उसके पास था, मतलब जिसके पास रिस्क उसके पास ऑनरशिप, तो रिस्क किसके पास था, बायर के पास। अब ऐसे आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि गुड्स सेटल हो चुके थे कैश में और सामने वाला स्पेसिफाई भी कर चुका था कि आप अपना सामान ले जाइए, और आपने उस एजेंट भेजकर उसको प्रॉपर इंस्पेक्शन भी कर लिया था गुड्स का, यानी कि टोटल रिस्क और ऑनरशिप बायर के पास था, तो बायर ही लायबल होगा। अब बोल रहा है कि विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ ड्यूज वेयर नॉट सेटल्ड इन कैश, नहीं, कैश से कुछ लेना देना थोड़े, अगर ऑनरशिप आपके पास हो चुका है तो वो डैमेज होगा तो आप लायबल होंगे। अगर मान लीजिए, ठीक है, इसी केस में अगर मान लीजिए कि पेमेंट नहीं हुआ था, या फिर मान लीजिए पेमेंट हुआ भी था, लेकिन अगर ऑनरशिप सेलर बोलता कि मेरे पास है रिस्क और ऑनरशिप उसके पास, तो डैमेज होता तो कौन बियर करता, सेलर। हालांकि ऐसा उतना होता नहीं, जब रिस्क आपके पास हो चुका है, पेमेंट कर देते हो तो रिस्क आपके पास जा चुका होता है। ओके, तो वही चीज़ इसमें था, कुछ भी ज़्यादा नहीं था। क्या बोल रहा था, द आंसर वुड बी रिमेन द सेम इफ द प्राइस इज नॉट पेड, कह रहा है कि वही आंसर वैसा ही रह जाएगा, ऑनरशिप तो आपके पास आ चुका था ना, तो वो डैमेज हुआ तो आप लायबल होंगे। क्वेरीज देख लेते हैं। तूने ये क्विट कर दिया है क्या, कौन बोल रहा है यार, 6 माह कहाँ बता रहा, मेरा डाउट है।
अरे यार तुमने नहीं नहीं ऐसा नहीं है जो कमेंट कर रहा है। खैर मैं तुझे इंटरव्यू क्या, हाँ क्विट कर दिया यार, नहीं नहीं कोई क्विट नहीं हुआ है, अभी तो फर्स्ट ईयर अटेम्प्ट है ना। गुड्स आर डिलीवर्ड बाय ए टू बी ऑन सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस। अब ए जो है बी को रिटर्न दिया, अब देखिए फोर्थ यूनिट आ रहा है सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस पे बी को, दे आर फर्दर डिलीवर्ड बाय बी टू सी। अब बी जो है वो सी को दे दिया, मैंने दिया बी को और बी दे दिया सी को, ठीक। देन बाय सी टू डी ऑन सिमिलर टर्म्स, अब सी जो डी को दे दिया सिमिलर टर्म्स पे, द गुड्स आर स्टोलन। अब गुड्स चोरी हो गई, कब, जब ये डी के कस्टडी में थे। तो कौन बियर करेगा लॉस को, यानी कि जिसके पास रिस्क वही बियर करता है लॉस, सिंपल। तो हुआ क्या इस केस में कि ए दिया है बी को, बी दिया है सी को, सी दिया डी को, ऐसा डिलीवरी हुआ है किस चीज़ का, सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस का। तो ए अगर बी को दिया है तो बताइए, अगर बी एज ए बायर सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस पे इसको मिला है, अगर ये कुछ भी उसके साथ ऐसा करता है जिससे वो सेल मान लिया जाएगा तो बी लायबल हो जाएगा ओनरशिप के लिए। तो ऐसा उसने किया है, क्या किया, उसने डिलीवर कर दिया सी को। तो जैसे ही बी ने सी को डिलीवर किया तो मान लिया जाएगा कि बी जो है वो गुड्स को एक्सेप्ट कर चुका था, यानी कि बी जो है अब इसके लिए लायबल होगा। ये चीज़ तो पता चल गया। क्यों, क्योंकि ए ने ट्रांसफ़र किया था बी को। अब बी को अगर हम ट्रांसफ़र दिए हैं और बी को बोले हैं सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस पे, बी सामने वाले को दे दिया था, अब मैं क्या कहूँगा कि तुमने उसको दे दिया ना, यानी कि तुम वो गुड्स तुम्हारा थोड़े था। अगर वो तुम्हारा हो गया ना तो चलो अब तुम लायबल हो, मुझको पेमेंट दो। तो अगर वो गुड्स खत्म हो जाता है तो कौन लायबल होगा, सी लायबल होगा, क्योंकि इसके पास रिस्क आ चुका था, ये सेल मान लिया जाएगा जैसे ही उसने रीसेल किया या डिलीवर किया। तो वही बोल रहा है कि लॉस शैल बी बॉर्न बाई बी एज बिटवीन ए एंड बी। क्यों, द प्रॉपर्टी इन गुड्स स्टैंड ट्रांसफर टू बी, क्योंकि बी को ट्रांसफ़र हो चुका था, सिंपल। तो अगर गुड्स जो है आप रीजनेबल टाइम पे रिटर्न नहीं कर पाते, उसको रिटेन करके रखते हैं या फिर कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे वो मान लिया जाता है कि वो सेल हो चुका है, तो आप लायबल होंगे एज ए बायर। तो बायर कौन था, बी, लायबल होगा बी। अब अनपेड सेलर के आगे केसेस जिसमें हम राइट्स ट्रांसफ़र सब कुछ देखेंगे यहाँ पे अनपेड सेलर में। फिर से एक बार क्वेरी देख लेते हैं। हाँ क्यों ये स्कैम कर रहे हो क्या यार, नमन अहमद, नमन क्या है, नमन आनंद भाई, इंटर वालों का भी लाओ। अरे यार रुको रुको, और क्विट क्यों करूँगा यार, अजीब आदमी हो, क्विट नहीं कर सकता मैं। ओके नाउ कमिंग टू द सेम क्वेश्चन, क्या था, स्पीड सही है, हाँ बिल्कुल सही है। आइए अब अनपेड सेलर, फोर्थ यूनिट देखिए, फोर्थ यूनिट लास्ट यूनिट है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। राइट्स क्या क्या है बायर का अगेंस्ट द सेलर, अगर कोई भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो, अगर सेलर ने कुछ गलती की है तो बायर के पास क्या क्या राइट होगा। वो अगर सेलर ने गुड्स प्रोवाइड नहीं किया विद इन द टाइम तो आप नॉन डिलीवरी के लिए उस पर केस लगा सकते हैं कि तुम जो हो गुड्स जो हो बाद में डिलीवर कर रहे हो, या फिर तुमने गुड्स में जो है वो डैमेजेस लगा रखा है, यानी कि प्रॉपर गुड्स इसको प्रोवाइड नहीं करे तो प्रोवाइड किया लेकिन अगर टाइम के बाद किया तो इसके लिए क्या होगा, वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है कौन, बायर। तो बायर के पास क्या क्या राइट्स है, सूट फॉर नॉन डिलीवरी वेयर द सेलर रॉन्गफुली निग्लेक्ट्स और रिफ्यूजेस टू डिलीवर, अगर वो मानकर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन गया है फिर वो डिलीवर नहीं किया तो उसके लिए केस कर सकता है बायर कि देखिए डिलीवर नहीं कर सकता है, नहीं कर रहा। दिस रिमेडी वुड बी अवेलेबल इवन इफ द प्रॉपर्टी हैज पास टू द बायर, अगर बायर के पास भी हो गया राइट तो उससे थोड़े ना मतलब है, हमको गुड्स नहीं वो दे रहा है तो इसके लिए तो केस कर सकते हैं। अब गुड्स डैमेज हो जाएगा उसके लिए हम लायबल होंगे, लेकिन गुड्स वो डिलीवर ही नहीं कर रहा तो गुड्स के लिए हम केस कर सकते हैं कि मुझे वो गुड्स चाहिए। कोई स्पेसिफिक अगर परफॉर्मेंस करना हो, ठीक है, और अगर वो परफॉर्मेंस नहीं दिया गया तो उसके लिए भी केस किया जा सकता है। वेयर प्रॉपर्टी हैज पास्ड टू द बायर ही आल्सो कैन एक्सरसाइज अनदर राइट टू सू फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कुछ अगर परफॉर्मेंस करना है सामने किसको, सेलर को, तो एज पर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सामने वाले सेलर को वो परफॉर्म करना चाहिए। अगर उसने परफॉर्मेंस नहीं किया तो मान लिया जाएगा कि ये सेलर की गलती है। ब्रीच ऑफ वारंटी, अब कुछ अब अगर आप गलत प्रोडक्ट प्रोवाइड किए हैं थोड़ा, या फिर जैसा वो बोला था वैसा नहीं प्रोवाइड किए तो ये ब्रीच ऑफ वारंटी है, इसके लिए भी जो है वो बायर केस कर सकता है, किस पे, सेलर पे। और क्या, डिडक्शन ऑफ द प्राइस वो क्लेम कर सकता है, जितने प्राइस का आप ख़राब सामान प्रोडक्ट लिए वो रिफ्यूज भी कर सकता है वो प्राइस पे करने को, और लॉस भी क्लेम करेगा जितना उसको दिक्कत हुई जितने प्राइस का, लॉस ज़्यादा भी वो कर सकता है क्लेम। यानी कि इसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो सूट्स फॉर इंटरेस्ट
और रिकवरी ऑफ प्राइस के लिए केस कर सकता है। एंटीसिपेटरी अगर ब्रीच हो रहा है, मतलब यहाँ से पेमेंट भी ये बेचारा दे चुका है और सेलर जो है वो गड़बड़ी कर रहा है, कुछ भी ये डैमेजेज कर रहा है, तो ये सब कुछ जो अगर वो कर रहा है, रिपुडिएट करने की कोशिश कर रहा है, तो इससे क्या होगा, बायर जो है उस पर केस फाइल कर सकता है। मतलब ये सारे राइट्स है कि वो पैसे ले लेगा, डैमेजेस क्लेम कर लेगा और रिटर्न कर सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकता है, बहुत सारे उसके पास ऑप्शन हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। फिर हम देखेंगे केस बेस्ड क्वेश्चन। राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ लीन क्या है, देखिए सिंपल समझिए। राइट ऑफ लीन जो है वो एक अनपेड सेलर के पास राइट है। वो कैसा राइट है, अब सामान जो है वो अभी भी सेलर के पास है, बायर के जो है वो पेमेंट कर चुका है, राइट जो है वो जा चुका है बायर के पास, लेकिन सामान मेरे पास है। तो सेलर क्या करेगा, मान लीजिए कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, यहाँ पे अनपेड सेलर की बात कर रहा है, स्पेशली अनपेड सेलर, अगर सेलर अनपेड है, उसको पेमेंट नहीं मिला, लेकिन सामान इसी के पास अगर है, तो राइट ऑफ लीन यूज कर सकता है। राइट ऑफ लीन क्या होता है, गुड्स को अपने पकड़ में रख लेना, अपने पोजेशन में ला लेना। अब उसको जो है वो आपके पास नहीं जाने देगा तब तक जब तक आप उसको पे नहीं कर देंगे। कैसे कैसे होगा, वेयर द गुड्स हैव बीन सोल्ड विदाउट एनी स्टिपुलेशन एज टू क्रेडिट, ठीक, जैसे में कैश सेल पे बेचा गया है। वेयर द गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट बट द टर्म ऑफ क्रेडिट हैज एक्सपायर्ड, यानी कि अनपेड है, ये अनपेड वाला केसेस बता रहे हैं। वेयर द बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट, या वो इंसॉल्वेंट हो गया। तो इन सारे केसेस में क्या क्या होगा, गुड्स जो है वो अगर बाय सेलर के पास है तो उस पर राइट ऑफ लीन यूज कर लेगा, उसको अपने पास रख लेगा। रूल्स क्या क्या है, कैसे कैसे वो रखेगा, तो सुनिए। सेलर में एक्सरसाइज इज राइट ऑफ लीन नॉट विद स्टैंडिंग दैट ही इज इन पोजेशन, वो पोजेशन में होनी चाहिए, ठीक है, चाहे वो एजेंट के पास हो या बेली के पास। इफ द गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट, अगर वो क्रेडिट पर बेचा गया, द सेलर कैन नॉट रिफ्यूज टू पार्ट विद पोजेशन, ओके, अनलेस द टर्म ऑफ क्रेडिट हैज एक्सपायर्ड, जब तक वो टर्म ऑफ क्रेडिट एक्सपायर्ड नहीं हो गया, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, रिफ्यूज नहीं कर सकते, सॉरी। लीन कैन बी एक्सरसाइज फॉर नॉन पेमेंट ऑफ द प्राइस, नॉट फॉर एनी अदर चार्जेस, अदर चार्जेस से थोड़े ना लेना देना है। अगर आप राइट ऑफ लीन यूज करें, उसके सारे ये सब कंडीशंस हैं। गुड्स आपके पोजेशन में होनी चाहिए, आपको पूरा पेमेंट नहीं होना चाहिए, आप अनपेड होने चाहिए। अगर आपने क्रेडिट पे सामान भेजा है और आपको वो जो है वो एक्सपायर्ड नहीं हुआ, और क्या है कि द सेलर कैन अबेंडन और वेव द लीन इफ ही सॉरी, अगर वो चाहे कि उसको हटा दे तो वो हटा भी सकता है। तो ये सारे केसेस थे। अब देखिए और क्या है, व्हाट आर द राइट्स ऑफ अनपेड सेलर्स के पास क्या क्या राइट्स है, और अगेंस्ट द बायर पर्सनली, बायर से वो क्या क्या कर सकता है, भाई बायर से वो ये करेगा कि अगर बायर ने कुछ गलती की है तो अपना सामान राइट ऑफ लीन यूज कर लेगा, अगर गुड्स अभी भी पास नहीं हुआ, या अगर गुड्स पास हो रहा है तो राइट ऑफ स्टॉपेज यूज कर सकता है। और क्या कर सकता है, उसको पकड़ कर रीसेल कर सकता है, सामने वाले पे केस कर सकता है बायर पे पैसे लेने के लिए, कुछ गड़बड़ी अगर बायर करता है तो ये सारी चीज़ें जो वो कर सकता है। और क्या कर सकता है, डैमेजेस इंटरेस्ट के लिए क्लेम कर सकता है। अब बोलेगा कि ये सब वो क्यों कर रहा है, यहाँ पे राइट्स पूछ रहा है कि क्या क्या राइट्स है किसके, सेलर के पास अगेंस्ट द बायर, अगर बायर ने कुछ गलती की है तो, ठीक है। अगेंस्ट द बायर मतलब ये नहीं कि बायर ने कुछ किया ही नहीं हो फिर भी नहीं, बायर जो है गलत होता है तब ये सब यूज होता है। अब रूल्स बताइए क्या है ऑक्शन ऑफ सेल से रिलेटेड। तो देखिए ऑक्शन ऑफ सेल्स में सिंपली हम जानते हैं, घंटा बजा, ऑनरशिप पास हुआ, उसके बाद कोई कुछ नहीं कर सकता। घंटा बजने से पहले, यानी कि जो हथौड़ी गिरता है उससे पहले आप अपना सब कुछ अपना अगर एक्सेप्टेंस दिए हैं तो आप उसको रिटर्न कर सकते हैं। अगर आप बायर हैं तो आप अपना अमाउंट चेंज कर सकते हैं, लेकिन हैमर गिरने से पहले। कंप्लीट अगर एक बार हैमर हो गया तो मान लिया जाएगा कि ये जो है कंप्लीट हो गया, कंप्लीटली सेल हो चुका है, फॉल ऑफ हैमर, ठीक। तो कब तक आपके पास एज ए सेलर राइट है, आपके पास जब तक सामने वाला प्राइस फिक्स नहीं किया तो वो सेल नहीं माना जाता। जैसे ही हैमर गिर गया और किसी ने प्राइस फिक्स कर दिया तो उसके पास रिस्क चला जाता है, और एज ए बायर आपके पास रिस्क तब चला आएगा जैसे ही हैमर गिर जाता है, और अब आप उसको रीसेल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे देखिए व्हाट इज मीन बाय राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट की है कि अगर मान लीजिए कि सेलर जो है वो अनपेड है, उसको आप पेमेंट नहीं किया तो क्या करेगा, सामान जो भेज रहा था उसको रोक देगा कि नहीं नहीं मत भेजियो, वो देने के कंडीशन में नहीं है। या फिर उसको पता चला कि सामने वाला जो है वो इनसॉल्वेंट हो गया, मतलब अब बायर पे ही नहीं कर पाएगा, तो हम राइट ऑफ स्टॉपेज यूज कर लेंगे। लेकिन स्टॉपेज कब यूज करेंगे, जब गुड्स उसके पास एक्चुअली में ट्रांसफर नहीं हुआ है। और सुनिए, जब ये पता चले कि उस जो गुड्स उसको प्रोवाइड करना है सामने वाले को, वो सामने वाला कुछ मिसलीड कर सकता है इसका, तो सेलर क्या कर सकता है, इसको रोक सकता है। मतलब स्टॉपेज का मतलब होता है मतलब जगह में ही, मतलब अभी पहुंचा नहीं है बायर के पास और उसको हम जगह पे ही इन द ट्रांसपोर्टेशन हम उसको रोक सकते हैं। एक सेकेंड फिर से क्वेरी देख लेते हैं, कोई क्वेरी नहीं है, बहुत बढ़िया। आगे देख लेते हैं, और ये हो गया। और टू मोड्स ऑफ स्टॉपेज, अब ये देखिए यार स्टॉपेज का मोड्स भी यहाँ पे लिख दिया, क्या एक्चुअल पोजीशन हम ले लिए, ठीक है,
या फिर किसी कैरियर वाले को भेजे कि जाओ भाई उस, या फिर एजेंट को, और उसको पकड़ लो। तो भाई गुड्स को अगर पकड़ने की बात है तो ये राइट्स इसके पास है। क्या कर सकता है, अगर उसको पेमेंट नहीं मिला तो जैसे ही ट्रांजेक्शन में ही गुड्स है, इन ट्रांजिट है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था मान लीजिए ट्रक से, तो ट्रक वाले को रुकवा कर अपना सामान वो ले सकता है। ये होता है राइट स्टॉपेज इन ट्रांजिट। वहाँ से वो रीसेल भी कर देगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है वो। तो ये कंडीशंस होती है। क्या पूछ रहा है कि वेन आर द गुड्स कंसिडर टू बी इन ट्रांजिट, जब गुड्स जो है वो एक्चुअल बायर के पास नहीं गया है तो ये गुड्स इन ट्रांजिट मान लिया जाता है। अभी तक सेलर उसको अपने पोजीशन में नहीं रख पाया, तब यह मान लिया जाएगा कि ये जो है ट्रांजिट में है। और क्या केसेस है, जो उसके एजेंट हैं वो उसको मतलब बायर को वो उसको रखने वाले हैं, मतलब उनके गिरफ्त में जाने वाला है, तो ये मान लिया जाएगा। ठीक है, और ये खत्म कब हो जाएगा स्टॉपेज, व्हेन डज द ट्रांजिट कम टू एंड, जब बायर इटसेल्फ हिमसेल्फ आकर उसको पकड़ ले गुड्स को, तो ये मान लिया जाएगा कि अब आप स्टॉपेज नहीं यूज कर सकते। क्यों? क्योंकि अब वो स्टॉपेज में है ही नहीं, अब तो वो जा चुका है बायर के पास। या फिर अगर बायर का कोई एजेंट आकर उसको पकड़ ले, या फिर उसको करियर वाला आकर उसको पकड़ लिया, तो मान लिया जाएगा कि वो डिलीवर्ड हो चुका है, अब आप उस पर राइट ऑफ स्टॉपेज नहीं यूज कर सकते। तो स्टॉपेज और लीन ये दो चीज़ें हैं। गुड्स रिजेक्टेड बाय द बायर, अगर गुड्स रिजेक्ट कर दिया गया है तो आप उस पर स्टॉपेज यूज कर, सिंपल सी बात है यार, गुड्स तो उसके पास गया ही नहीं, वो तो रिजेक्ट कर रहा है, तो अब हम उसको लेना पड़ेगा। डिलीवरी अगर शिप से किया जा रहा था, व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड टू अ कैरियर हु इज एक्टिंग एन एजेंट ऑफ द बायर, ठीक है, बायर का पास, व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड टू अ शिप, यही बात कर रहा था मैं ऊपर की। देखिए कि कौन कौन से केसेस में ये खत्म हो जाएगा, कौन कौन से केसेस में ये खत्म नहीं होगा। तो खत्म तब हो जाएगा जब सामने वाला का एजेंट ले लिया, तो एजेंट भी ऑनर का ही काम करता है, तो वो ले लिया, तो मान लिया जाएगा कि आप स्टॉपेज नहीं यूज कर सकते। या फिर बायर खुद आकर ले लिया, तो ये सब केसेस में क्या हो जाएगा, मान लिया जाएगा कि आपने आपका जो है स्टॉपेज वाला कंडीशन खत्म हो चुका है। पार्ट डिलीवरी, अगर पार्टली डिलीवर्ड है, अभी डिलीवर्ड नहीं हुआ है, जो पार्टली डिलीवर्ड है उस पर आप यूज कर सकते हो, और जो एक्चुअली में डिलीवर्ड हो चुका है उस पर आप स्टॉपेज नहीं यूज कर सकते। तो राइट ऑफ लीन और राइट ऑफ स्टॉपेज में आप डिफरेंस देख लीजिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिंपल है, बता देता हूँ। स्टॉपेज मतलब सामान मैंने भेज दिया, सामान मेरे पास से जा चुका है, वही ट्रांजेक्शन्स में है, मतलब रोड पे मान लीजिए, और बायर के पास पहुँचने वाला है, तो उसको हम क्या करेंगे, बीइंग अनपेड एक सेलर उसको स्टॉप कर सकता है, उसको फिर से रोक सकता है। राइट ऑफ लीन का क्या मतलब है कि सामान अभी मेरे पास ही है, वो पेमेंट दे दिया, कैश दे दिया, कुछ मतलब नहीं है, सामान मेरे पास है और मैं उसको अपने कब्जे में कर लूँगा, तो ये हो जाता है राइट ऑफ लीन। अब देख लीजिए, अब वहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं टर्मिनेट कैसे होगा, राइट ऑफ लीन तभी टर्मिनेट होगा जब आप अपना पोजीशन छोड़ देंगे, या उसका पोजीशन सामने वाले बायर का एजेंट ले लिया, या उसका पोजीशन बायर आकर खुद ले लिया, तो ये सब केसेस में वो खत्म हो जाता है। व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस इन विच अनपेड सेलर्स हैव द राइट ऑफ रीसेल। देखिए अभी मैं डायरेक्ट क्वेश्चन देख रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, आगे जब आप जाएंगे तो इसी टॉपिक से रिलेटेड केस बेस्ड क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। तो पहले देख लीजिए कि व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस इन विच अनपेड सेलर हैज द राइट ऑफ रीसेल, क्या क्या राइट इसके पास राइट बचता है जब वो अनपेड होता है, क्या क्या कंडीशंस होते हैं। एक मिनट फिर से क्वेरी देखते हैं। नहीं कोई क्वेरी नहीं है, ठीक है, कोई क्वेरी नहीं है। कोई क्वेरी नहीं है। ओके कोई क्वेरी नहीं है, चलिए लौटते हैं। अब तो ये सब आप देख लिए कि अनपेड सेलर किस किस कंडीशन में वो राइट उसके पास बचता है रीसेल करने का। तो देखिए अब सामने वाले को अनपेड है और उसको पता चला कि मान लीजिए पहला कंडीशन कि बायर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो वो रीसेल कर देगा। कोई गुड्स ऐसा था जो सड़ गल जाए, अगर टाइम पे नहीं बिके और सामने वाला ले भी नहीं जा रहा, तो उसको मैं रीसेल कर सकता है। या फिर क्या हो सकता है, वो नोटिस दे बायर को कि अगर तुमने इसको नहीं परचेज किया या फिर नहीं लगे टाइम के अंदर, तो मैं इसको रीसेल कर दूंगा, और वो रीसेल कर सकता है। तो ये सारे केसेस है जिसमें वो रीसेल कर सकता है। सिंपली अगर आपने पे नहीं किया तो वो रीसेल कर सकता है, क्योंकि आपने टाइम पे नहीं पेमेंट किया। दूसरा, अगर आप इंसॉल्वेंट हो चुके हैं तो वो रीसेल कर सकता है। अब आप देखिए बहुत सारे केसेस हैं। डी जो है वो सेल किए हैं सम गुड्स टू मिस्टर ई, कितने में, 5 लाख में, 15 दिन के क्रेडिट पे, ठीक। मिस्टर डी डिलीवर द गुड्स, सामने वाले सेलर साहब डिलीवर भी कर दिए। अब ड्यू डेट पे क्या हो गया कि सामने वाला पे करने को मना कर रहा है। तो बताइए कि क्या क्या राइट्स बचता है डी के पास। अब डी उसके पास क्लेम ब्रीचिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस कर सकता है कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर रखा है, उसका मुझे पैसे चाहिए। और क्या कर सकता है, सूट फॉर प्राइस, जिस प्राइस का वो आपके पास सेल कर रहे हैं, सामान सेल किए हैं, उस चीज़ के लिए वो केस कर सकता है एज ए सेलर। और क्या कर सकता है, सूट फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, कि तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हो, इसके लिए मैं तुम्हारे ऊपर चार्जेस लगाऊंगा। सूट फॉर इंटरेस्ट, जो पैसे तुम नहीं दे रहे हो उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट केस करूंगा। तो ये सारे राइट्स जो है वो बायर के पास बचता है क्योंकि वो अनपेड है। अब देखिए अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। आंसू बॉम्बे का है, वो आता है एग्रीमेंट में विद जय टू सप्लाई 5 मोटरसाइकिल्स टू बी डिलीवर्ड टू लेटर न्यू दिल्ली, की न्यू दिल्ली में प्रोवाइड कर देना।
आंसू बोला कि ठीक है भाई जय, मैं डिलीवर कर दूंगा, और वो डिलीवर कर देता है, सेंड कर देता है थ्रू मर्सर्स डीप ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, मतलब एक एजेंट के थ्रू, एक ट्रांसपोर्टर के थ्रू, यानी कि वो एजेंट चुना और उसे ट्रांसफर करवा दिया कि देखो भाई उसको पहुंचा दो दिल्ली में। तो जब आप अपॉइंट कर लेते हो तो वो रियल टाइटल ही देता है, ये चीज़ पढ़ चुके हैं। मोटरसाइकिल रीचेज न्यू दिल्ली ऑन टाइम बट ज्योति डिलेज द टेकिंग डिलीवरी। अब बायर जब डिलीवरी करता है, हम लोग एक डिटोरिएशन का केस पढ़े थे, डिले काउज ड्यू टू डिटोरिएशन, तो उसमें बायर रिस्पॉन्सिबल होता है। अब सुनिए क्या होता है, सामने वाला बायर जो है वो टाइम पे नहीं ले पा रहा और दिक्कत आ रही है, वो बहुत डिले कर दिया। एमएस दीप जो है, एमएस दीप ट्रांसपोर्टर इन्फॉर्म्स ज्योति को इन्फॉर्म किया बायर को दैट मोटरसाइकिल्स आर लाइंग इन दियर गोडाउन एट ज्योतिज रिस्क। देखो भाई ये मेरे को बोला गया है आपको सामान प्रोवाइड करने का, अगर आप नहीं ले रहे हैं तो इसका रिस्क जो है आपके पास है, समझ जाइए इतना। मेरे गोडाउन में जरूर है, भाई साहब छोड़ के गए हैं आपको देने को, लेकिन आपके पास रिस्क है। बिफोर टेकिंग द डिलीवरी ऑफ दीज मोटरसाइकिल्स जय बिकम इंसॉल्वेंट। ओ हो, बायर इंसॉल्वेंट हो गए। अब सुनिए, आंसू वांट्स टू एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। बताइए क्या वो कर सकते हैं? तो जब इंसॉल्वेंट बायर हो चुका है ना, तो आप स्टॉपेज यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि डिलीवरी जो है क्या होता है, डिलीवर तो हुआ नहीं है, लेकिन जब एजेंट को और क्या था, आंसू सेंड्स दिस मोटरसाइकिल थ्रू मेसर्स डीप ट्रांसपोर्ट से वो भेजे थे, लेकिन आगे क्या हुआ, टेकिंग द डिलीवरी मिस्टर डीप ट्रांसपोर्टर इन्फॉर्म्स दैट मोटरसाइकिल्स आर लाइंग इन दियर गोडाउन एट। अच्छा, रिस्क जो है वो बायर के पास जा चुका है, मतलब समझ रहे हैं, बायर जो डिले कर रहा था तो बायर के गोडाउन में जाकर वो सामान रखा जा चुका है। वो मान लीजिए गोडाउन किसी का भी हो, लेकिन रिस्क किसके पास है? यहाँ पे देखिए ज्योति के रिस्क पे ये क्लियर कर चुका है कि रिस्क किसका है, ज्योति का। तो जब रिस्क जिसके पास जा चुका है, तो अब क्या बोला कि आंसू वांट्स टू एक्सरसाइज राइट ऑफ स्टॉपेज, तो क्या वो स्टॉपेज यूज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अब वो स्टॉपेज में थोड़े ना है। हम देखे थे कि बायर या फिर उसका एजेंट अगर उस चीज़ को ले लेता है तो मान लिया जाता है कि बायर ने ही उस चीज़ को लिया है, मतलब रिस्क उसके पास जा चुका है। तो रिस्क उसके पास जा चुका है, तो अब आप राइट ऑफ स्टॉपेज यूज नहीं करते। स्टॉपेज कब तक यूज नहीं कर सकते? जब तक उसका एजेंट या फिर उसका उस पर कवरेज नहीं हुआ है। तो जब वो उसका पोजीशन ले ही चुका है, रिस्क भी उसके पास जा चुका है, तो आप राइट ऑफ स्टॉपेज यूज नहीं कर पाएंगे। अभी इस चीज़ को पूरा आप पढ़े होंगे तो आपको पता चलेगा कि राइट ऑफ स्टॉपेज तभी आप यूज कर पाएंगे जब आप अनपेड हो और सामने वाला इंसॉल्वेंट हो जाए और गुड्स जो है वो अभी भी ट्रांजिट में ही हो। लेकिन यहाँ पे तुम लोग देख लिए कि गुड्स जो है वो जा चुका है उसके गोडाउन तक, एंड द राइट मस्ट बी एक्सरसाइज फॉर द रिकवरी ऑफ प्राइस के लिए जो है वो केस किया जा सकता है। अब आगे सुनिए, गुड्स आर सेड टू बी इन ट्रांजिट व्हेन दे आर आउट ऑफ द पोजीशन ऑफ द सेलर बट नॉट येट इनटू द बायर्स पोजीशन। लेकिन इस केस में देखें कि बायर के पोजीशन में जा चुका था। हाउएवर इफ कैरियर एक्नॉलेजेस टू द बायर, अगर कैरियर वाला बीच में आ गया है, ट्रांजिट जो है वो मान लिया जाएगा कि खत्म हो चुका है। मैं बोला था कि अगर बायर या फिर उसका एजेंट अगर आ चुका है बीच में तो मान लिया जाएगा कि वो बायर को जा चुका है। अब आप राइट ऑफ स्टॉपेज नहीं यूज करते। स्टॉपेज मतलब जो अभी पहुंचा नहीं है। इन द गिवन केस ट्रांसपोर्टर एमएस दीप एक्नॉलेजेस टू द बायर दैट द गुड्स आर एट जैज रिस्क, कि आपके रिस्क पे उसके एजेंट भी भाई साहब बोल दिए कि देखिए भैया, भाई साहब बायर, मैं आपके रिस्क पे इस चीज़ को ले रहा हूँ। तो अब लायबल कौन होगा? आप ही लायबल होंगे। अब राइट ऑफ स्टॉपेज खत्म हो गया है। ये किसके लिए? सेलर के लिए। दिस रिजल्ट्स इन टर्मिनेशन ऑफ ट्रांजिट, ट्रांजिट में अब नहीं रहा, वो एक्चुअल बायर के पास जा चुका है। राइट ऑफ स्टॉपेज जो है वो खत्म हो चुका है और जय जो है वो इंसॉल्वेंट हो गए हैं। ही एंड हैज़ नॉट टेकन डिलीवरी ऑफ द गुड्स, बट डिलीवरी तो नहीं ली है लेकिन उनके बिहाफ पे तो कोई लिया। तो बिहाफ पे जब कोई लिया तो रिस्क उनकी के पास था एज ए बायर। तो द आशू द अनपेड सेलर कैन नॉट एक्सरसाइज राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। अब ये आप राइट ऑफ स्टॉपेज यूज नहीं कर सकते। समझ में आई बात? फिर से इस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ, राइट ऑफ स्टॉपेज वाला, कि आपने सामान भेजा बायर को, अभी सामान नहीं पहुंचाया, आपको लग रहा है कि बायर मुझको पे नहीं करेगा या बायर मर चुका है या आपको लग रहा है कि वो कुछ गलत तरीके से इसको करने वाला है यूज, तो आप क्या कर सकते हैं? इलीगल यूज कर सकते, उसको स्टॉपेज यूज कर सकते हैं। क्या? राइट ऑफ स्टॉपेज। आपके पास स्टॉपेज का राइट बच जाता है। लेकिन जब आप बायर को या फिर उसके एजेंट को भी अगर आपने ये चीज़ दे दिया है या उसके बिहाफ पे किसी को भी अगर दे दिया जिसका अथॉरिटी था बायर का, तो मान लिया जाएगा कि अब वो ट्रांजिट में नहीं है, वो अब एक्चुअली बायर के पास है। तो इस केस में क्या था कि जो ट्रांसपोर्टर थे, कौन? एमएस दीप ट्रांसपोर्टर, वो बोले ज्योति को कि देखो भाई तुम्हारे बिहाफ पे मैं ले चुका हूँ, ये रिस्क अब तुम्हारा है। यानी कि अब ये जा चुका है किसके पास? ज्योति के पास माना जाएगा। अब ज्योति इंसॉल्वेंट हो या जो भी हो उससे कुछ मतलब नहीं है, मान लिया जाएगा कि अब आपके पास वो गुड्स नहीं है, अब आपने ट्रांजिट में भी नहीं है आपके पास, वो जा चुका है बायर के पास। ठीक, अब खत्म हो गया आपका पूरा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट
अब यह क्या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नेक्स्ट में ले देखेंगे। अब इसका PDF भी मैं अपलोड कर दूंगा। ओके ओके, तो ठीक है, अब ख़त्म करते हैं इसी के साथ लाइव। ओके धन्यवाद। अगले में देखेंगे हम कंपनी एक्ट। ओके।